हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 18 नवंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है डाईपैम के बारे में। डाईपैम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के बारे में। डाईपैम को यहाँ पे मैंडेट किया गया विथ फैसिलिटेटिंग मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर एसेट ऑफ गवर्नमेंट CPSE, इसको कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड एनिमी प्रॉपर्टी के अंडर यहाँ पर INR 100 करोड़ रुपीस मैंडेट की गई है। तो डाईपैम जो है ये इसकी जो फ्रेमवर्क है वो है मोनेटाइजिंग नॉन कोर एसेट्स, यानी कि ये नॉन कोर एसेट को मोनेटाइज करती है। तो वर्ल्ड बैंक एडवाइजरी प्रोजेक्ट जो है इसको अप्रूव किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। इसका एम था ताकि एनालाइज किया जा सके पब्लिक एसेट मोनेटाइजेशन को इंडिया के अंदर। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल बेंचमार्किंग है इसकी वो की जा सके और बिजनेस मॉडल को की बेंचमार्किंग की जा सके अगेंस्ट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसके अलावा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो फैसिलिटेट करेगा और एक्सिलरेट करेगा नॉन कोर एसेट मोनेटाइजेशन प्रोसेस को, ताकि जो वैल्यू है इस तरह के अनयूज्ड और मार्जिनली यूज्ड एसेट की उसको अनलॉक किया जा सके और फर्दर इसकी हेल्प से जो भी रिसोर्सेस है इनकी हेल्प से इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को सेटअप किया गया एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट 10 दिसंबर 1999 को, और इसको बाद में रीनेम किया गया एज ए मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट फ्रॉम 6 सितंबर 2001। यानी पहले इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट था, इसके बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से यहाँ पर रीनेम किया गया। 27 मई 2004 से डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो वन ऑफ द डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को रीनेम किया गया डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी डैपैम के नाम से 14 अप्रैल 2016 में। अगली न्यूज़ है नेशनल प्रेस डे के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है देखिए, हर साल 16 नवंबर के दिन नेशनल प्रेस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका सेलिब्रेशन का जो मकसद है वो यहाँ पर दिखाना है कि प्रेस ऑफ इंडिया जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल प्रेस है। तो इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एज ए मॉरल वॉच डॉग यहाँ पर फंक्शन करना शुरू किया था, ताकि जो प्रेस जो की हाई स्टैंडर्ड को यहाँ पर इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा प्रेस को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस ना किया जा सके और उनको किसी तरह का थ्रेट नहीं किया जा सके। हिस्ट्री क्या है देखिए, फर्स्ट प्रेस कमीशन जो थी उसको 1956 को एक कमेटी को इन्विजन किया था, ताकि जो जर्नलिज्म की इथिक्स है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा जो फ्रीडम है प्रेस की इंडिया में उसको मेंटेन किया जा सके। इसके बाद 10 साल के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया प्रेस काउंसिल का। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो मॉनिटर करता है जितनी भी जर्नलिस्टिक एक्टिविटी है उसको, ताकि जो प्रेस की क्रेडिबिलिटी है उसको इंटैक्ट करके रखा जा सके। यहाँ पर जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद जो कि प्रेसिडेंट चेयरमैन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के, तो इनको यहाँ पर सेकंड टर्म के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया गया। इन्होंने सक्सीड किया है जस्टिस मार्कंडे काटजू को, जो कि 2011 से 2014 के टर्म में यहाँ पर जिनको एज ए चेयरमैन ऑफ द काउंसिल चुना गया था। अगली न्यूज़ है एनुअल निमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, इंडिया ने यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाई है वैक्सीनेशन कवरेज में, किसके वजह से यहाँ पर चाइल्ड निमोनिया डायरिया डेथ को प्रिवेंट किया जा सका। तो यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर के द्वारा, उसमें यहाँ पर इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी दिखाई गई है इस रिपोर्ट के अंदर। तो ये रिपोर्ट जो है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो ट्रैक करता है 10 इंडिकेटर्स को, जो भी प्रोग्रेस हुई है उसके लिए, कि किस तरह से इन 10 इंडिकेटर्स को कंट्रीज जो है वो डिलीवर कर रही है, ताकि जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पर देखी जा सके। इसमें देखिए जो इंडिकेटर्स हैं उसमें ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, केयर सीकिंग, एंटीबायोटिक, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS का घोल, इसके अलावा जो जिंक के सप्लीमेंटेशन है वो सारे यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं, ताकि यहाँ पर निमोनिया को प्रिवेंट किया जा सके और जो डायरिया के से जो डेथ होती है उसको यहाँ पर कम किया जा सके। तो यहाँ पर जो 15 फोकस कंट्रीज थी इस रिपोर्ट में उनको इंक्लूड किया गया है। तो इंडिया जो है उन 4 कंट्रीज में से एक कंट्री है जिसने अपनी टारगेट को एक्सीड किया है ब्रेस्ट फीडिंग के केस में भी।
की फाइंडिंग्स क्या रही? देखिए, इंडिया की जो वैक्सीनेशन कवरेज है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है यहाँ पर, जिसके वजह से जो डेथ ऑफ चिल्ड्रन है अंडर 5 ईयर ऑफ एज उसको यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सका है। तो ये जो बच्चे थे इनकी जो डेथ होती थी वो निमोनिया और डायरिया जैसे डिजीज की वजह से होती थी। तो इंडिया की जो वैक्सीनेशन कवरेज है उसकी इंप्रूव होने की वजह से इस डेथ को यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सका है। इसके अलावा इंडिया ने यहाँ पर ग्लोबल टारगेट जो है उसका 90% कवरेज जो है उसको अचीव किया है। जो 5 वैक्सीन मेंशन की गई थी उनमें से 3 वैक्सीन का यूज करके, तो इस रिपोर्ट में इसको भी मेंशन किया गया है। ये वैक्सीन जो थी वो डिप्थेरिया, पेर्ट्यूसिस, टेटनस वैक्सीन, इसके अलावा मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन फर्स्ट डोज, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीवी और रोटा वायरस वैक्सीन इसमें शामिल है। इसके अलावा जो ओवरऑल जो हेल्थ सिस्टम है वो यहाँ पर काफ़ी पीछे है कि किस तरह से चिल्ड्रंस को इस तरह की ट्रीटमेंट और सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके। इंडिया की जो कवरेज है रोटा वायरस वैक्सीन की वो भी काफ़ी इंक्रीज हुई है। यहाँ पर 18% का इंक्रीज देखने को मिला है, 18% पॉइंट का। देखिए 35% जो रोटा वैक्सीन कवरेज थी वो 2018 में एक्सपैंड करके 53% हो गई थी 2019 में। इसके अलावा जो कवरेज है अगेंस्ट न्यूमोकल न्यूमोनिया का उसका भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 9% पॉइंट से। तो यहाँ पर इंडिया की जो कवरेज है रोटा वायरस वैक्सीन में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसके अलावा अभी जो नियरली एवरी कंट्री है वो इस रिपोर्ट में लैग कर रहे हैं जो भी ट्रीटमेंट है निमोनिया और डायरिया के अगेंस्ट में, तो उसमें सारे के सारे कंट्री ऑलमोस्ट लैग कर रहे हैं इस रिपोर्ट के अंदर। तो इंडिया भी यहाँ पर जो 4 टारगेट होती है इसके अंदर उसमें लैग किया है। तो यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, केयर सीकिंग और एंटीबायोटिक ये 4 टारगेट हैं जिनको ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इन चारों कैटेगरी में इंडिया भी यहाँ पर काफ़ी पीछे रह गया है। कंक्लूजन क्या है? देखिए, इंडिया की जो प्रोग्रेस जो है वो तो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर 2019 में इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया था, लेकिन अभी जो कोविड-19 पैंडेमिक है इसके वजह से जो ये गेन था वो यहाँ पर डिसरप्ट हुआ है, क्योंकि जो रेगुलर रूटीन हेल्थ चेकिंग होती थी वो नहीं हो पा रही है, लाइक जैसे कि इम्यूनाइजेशन और एक्सेस टू मेडिकल ऑक्सीजन। तो ये सब सर्विसेज काफ़ी यहाँ पर डिसरप्ट हुई है। अब जान लेते हैं 100 डेज एजेंडा के बारे में। देखिए 100 डे एजेंडा जो है वो एक अनप्रेसिडेंटेड नेशनल स्केल अप है रोटा वायरस वैक्सीन के लिए। तो इंडिया ने इसको कंप्लीट किया था 2019 में। तो यहाँ पर जो लैंडमार्क वैक्सीन एक्सपेंशन है वो यहाँ पर हेल्प करेगा ताकि 26 मिलियन चिल्ड्रन जो कि हर साल बॉर्न होते हैं उनके लाइफ को यहाँ पर जो थ्रेटनिंग रोटा वायरस डायरिया है उससे यहाँ पर सेफ किया जा सके। अब जान लेते हैं इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर के बारे में। IVAC यानी इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर ये नॉलेज को बिल्ड करता है और सपोर्ट करता है जो वैक्सीन की वैल्यू है उसको लेकर के। तो 2003 में IVAC ने यहाँ पर सर्व किया एज ए ट्रस्टेड पार्टनर फॉर गवर्नमेंट। इसके अलावा जो दूसरी इंटरनेशनल एजेंसी, रिसर्च ग्रुप और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने भी इनका एडवांटेज लिया कि ताकि यहाँ पर एक्सेस टू लाइफ सेविंग इम्यूनाइजेशन की जा सके जो भी पीपल हैं उनकी। ये IVAC जो है वो लोकेटेड है जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में, और इसकी डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ है। IVAC जो है वो वर्क करता है डिफरेंट पीपल्स के साथ जिनकी जो स्किल होती है वो डाइवर्स होती है और जिनको रिसर्च एक्सपीरियंस होता है उन लोगों के साथ मिलकर काम करती है। अब जान लेते हैं न्यूमोनिया के बारे में। देखिए न्यूमोनिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि सीधे सीधे लंग को इन्फेक्ट करता है। तो इसमें जो है लंग में जो है वो एक सूजन देखने को मिलती है। तो वहाँ पर जो लंग के अंदर एक कंटेनर होता है जो कि जिसमें एयर होती है तो वो इसको इफेक्ट करता है। इसके वजह से यहाँ पर खांसी देखने को मिलती है यानी कफ की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो वो बलगम है, फीवर, चिल और इस तरह की जो सांस लेने में दिक्कत है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ पर इसको लंग को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कॉज करती है निमोनिया को। अब जान लेते हैं डायरिया के बारे में। डायरिया के देखिए क्या होता है, डायरिया के केस में जो बॉयल मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और पानी की कमी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बार बार जो बॉयल मूवमेंट है यहाँ पर बनता है और जो
इससे ग्रसित होता है पर्सन, वो बार बार उसको यहाँ पर टॉयलेट जाना पड़ता है और जिसकी वजह से काफ़ी उसके बॉडी से फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाता है, तो जिसकी वजह से आदमी के अंदर काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है। निमोनिया और डायरिया जो है वो एक लीडिंग किलर माना जाता है वर्ल्ड्स के जो भी यंगेस्ट चिल्ड्रन हैं, और जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 29% ऑफ जो डेथ होती है चिल्ड्रन की वो 5 ईयर के एज में होती है। तो इससे जो मरने वाले की संख्या है वो 2 मिलियन होती है हर साल। तो इस दोनों बीमारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों की जान जाती है। तो अभी तक जो है प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट जो है वो इस बीमारी के लिए काफ़ी लो है, पर्टिकुलरली अगर बात की जाए गरीब लोगों की। तो ये थी आज की सारी डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।